धनीराम एक गरीब जुलाहा था। उसकी पत्नी दुर्गा उसके पास जाकर उसकी सेवा करने को कौन कहे, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। उसकी पहली पत्नी से एक बेटी थी राधा और दूसरी पत्नी से एक बेटी थी लीला। एक दिन, राधा बेटी, तू दिन रात घर का सारा काम करती है, मेरा ख्याल रखती है, पर घर में तुझसे कोई प्यार नहीं करता है। कभी कभी सोचता हूँ मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा। बापू, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे नहीं रहने पर मैं खुद मर जाऊंगी। बड़ी गलती कर दी मैंने उस औरत से शादी करके। मुझे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैंने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बापू, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर हम दोनों यहाँ से शहर चले जाएंगे। हमारे दुख के दिन कट जाएंगे। राधा की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। कुछ दिनों बाद ही धनीराम स्वर्ग सिधार गया। राधा अनाथ हो गई। अब उसका अपने कहने वाला कोई नहीं था। सारे दिन काम करती, बचे हुए समय में जंगल से लकड़ियाँ काटने जाती। जंगल के पेड़ पौधे ही उसके साथी बन गए थे। पेड़ों के आसपास रोज साफ सफाई करती, उन्हीं से बातें करके अपना मन हल्का कर लेती। पक्षियों को दाना खिलाती। बहुत दिन बीत गए। एक दिन, बेटी लीला, जरा एक दिन इसके पीछे जंगल जाकर देख तो सही, ये करती क्या है। वहाँ से आकर कितनी खुश रहती है। कितना भी काम कर ले, पर इसकी मोटी चमड़ी पर जू भी नहीं रेंगती। रूखा सूखा खाकर भी दिन बर दिन इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। अरे माँ, मुझे चैन से सोने दिया कर। तेरा काम हो रहा है ना, बस उसी में खुश रह। एक दिन जब राधा लकड़ियों का गट्ठर लेकर वापस आ रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी थी। सिर पर रखी खिलौने की टोकरी में से खिलौने भी तीतर बीतर होकर जमीन पर गिर पड़े थे। दादी माँ उठो, आपको क्या हुआ? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राधा ने उसी टोकरी में से एक पानी का बर्तन उठाया और पानी ले आई। बुढ़िया के मुंह पर पानी के छींटे डाले। उसने आंखें खोल दी, उसको पानी पिलाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ गई और उठकर बैठ गई। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुझे क्या चाहिए बता। पहले चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। रास्ते में ही राधा ने अपनी सारी व्यथा बूढ़ी दादी से कह सुनाई। अचानक दादी एक खूबसूरत परी में बदल गई। मेरा नाम दिव्या परी है। तुम ये अंगूठी रख लो। इस अंगूठी को पहनकर तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। बस कभी किसी के नुकसान करने के बारे में मत सोचना, वरना इस अंगूठी का सारा जादू खत्म हो जाएगा। राधा ने अंगूठी ले ली। परी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए घर आ गई। जैसे ही घर आई, ये लड़की सारे दिन घूमती रहती है, सारा काम पड़ा है, कब खाना बनाएगी। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। न काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। आने दे, आज इसकी खबर लेती हूँ। आज मेरी तो खैर नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे अचानक याद आया कि परी ने उसे अंगूठी दिया है। ए अंगूठी, जल्दी से खाना तैयार कर दो। उसके घर में घुसते ही खुशबूदार खाने से रसोई महक उठी। अरे राधा, तूने कब आकर खाना बना लिया? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो कब की आ गई माँ, अभी खाना देती हूँ। उस दिन तो राधा किसी तरह बच गई। अब उसकी जिंदगी आसान हो गई थी। जब भी उसे कोई काम करने की इच्छा ना होती, अंगूठी से बोलकर सारा काम करवा लेती। एक दिन, लीला, चल बाजार से तेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लाऊं। मुझे भी कुछ साड़ियाँ लेनी है। माँ, मैं भी चलूं? आईने में अपनी शक्ल देखी है तूने? हाँ, तू हमारी बराबरी करेगी? इतना कहकर उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसके पैरों में मारा। राधा छटपटा उठी और उसी वक्त घर से वो निकल गई। रोते रोते आंखें लाल हो गई थी। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अचानक उसे अंगूठी की याद आई, पर अंगूठी तो उसने घर पर ही रखी थी। अंगूठी लेने के लिए मुझे घर जाना ही होगा। वो लंगड़ाते हुए घर पहुंची। माँ देख, ये फिर आ गई। मैं सिर्फ अपना सामान लेकर चली जाऊंगी, तुम शोर मत मचाओ। तब तक दुर्गा आ गई थी। कौन सा सामान? है लीला, इसका सारा सामान लाकर फेंक दे। मैं क्यों लाऊं, ये खुद जाकर ले लेना। अपना सारा सामान लेकर जा, फिर कभी मुंह मत दिखाना। राधा झट से गई। उसने अपने कपड़े लिए और अंगूठी हाथ में पहन लिया। अंगूठी, मेरे इस घर के सामने बिल्कुल ऐसा ही एक घर बन जाए।
उसके इतना कहते ही बिल्कुल उसके घर जैसा ही एक घर बनकर तैयार हो गया और राधा उसमें चली गई। उसकी माँ और बहन मुंह फाड़े उसे देखती रह गई। अब राधा के दिन चैन से गुजरने लगे। उसे जिस चीज की आवश्यकता होती वो अंगूठी से मांग लेती। दिन रात जंगल में पेड़ पौधों के साथ समय बिताती और जरूरतमंदों की सेवा करती। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते न अघाते। जरूर इसके ऊपर किसी ऊपरी हवा का साया है, इसलिए इसने पूरे गांव वालों को अपने वश में कर लिया है। इसका कुछ न कुछ उपाय करना होगा। उस दिन से दुर्गा ताक में रहने लगी कि कब चुपके से राधा के घर में जाकर उसके बारे में पता लगाए। वो जानती थी कि उसकी नालायक और आलसी बेटी लीला कुछ नहीं करेगी। उस दिन जैसे ही शाम हुई, दुर्गा राधा की खिड़की के नीचे जाकर छिप गई। तभी राधा बाहर से आई और अपनी उंगली में पहनी अंगूठी से, अंगूठी अंगूठी, आज जमींदार के घर दावत में जाना है, कोई अच्छी सी साड़ी और अच्छे से गहने दे दो। पलक झपकते ही झिलमिलाती आसमानी रंग की साड़ी और उस पर गहने का डिब्बा हाजिर हो गया। दुर्गा को तो काटो तो खून नहीं। गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर गई। अरे तुझे पता है ना, न जाने कहाँ से वो चुड़ैल जादुई अंगूठी चुरा कर ले आई है। वही अंगूठी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। देख कैसे सज धज कर जमींदार के घर जा रही है। महारानी चल जल्दी तैयार हो, हमें भी तो वहाँ जाना है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर वहाँ पहुँची तो राधा जमींदार के बेटे मनीष के साथ खूब घुल मिलकर बातें कर रही थी। ये देखकर लीला के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में राधा के पास पहुँची। राधा की बच्ची, तूने मेरी अंगूठी चुराई है, जल्दी से दे दे वरना सबके सामने तेरी पोल खोल दूंगी। प्यारी बहन, तुम्हारी अंगूठी मैं क्यों चुराऊंगी? ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में आएगी ही नहीं। पहन कर देखो। अंगूठी अंगूठी, दिखा अपना कमाल। लीला ने जैसे ही अंगूठी पहननी चाहिए, उसके हाथ में बिजली का करंट जैसा लगा। उसने अंगूठी उठाकर फेंक दी। सभी लोग हंसने लगे। क्या हुआ? अंगूठी तो तुम्हारी थी, तुमने फेंका क्यों? ये जादू करनी है, इसलिए इसने अंगूठी में जादू कर दिया है। लीला, तुम दोनों माँ बेटी अभी निकल जाओ यहाँ से। मनीष ने अंगूठी उठाकर राधा को वापस दे दिया। दावत खत्म होने पर वो खुद ही उससे छोड़ने आया। उस दिन राधा बहुत खुश थी। उसकी आंख सुबह देर से खुली तो दरवाजे पर उसकी माँ की चीख पुकार सुनाई पड़ी। वो उसे बुलाने आई थी। वो भागी हुई घर गई तो देखा लीला की पूरी उंगली सूजकर लाल हो गई थी। अंगूठी अंगूठी, इस लीला की उंगली पहले जैसे कर दो। लीला की उंगली तुरंत ठीक हो गई। पर कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। लीला ने लपक कर राधा की उंगली से अंगूठी निकाल ली। उसके हाथ में आते ही अंगूठी आग के गोले में बदल गई। लीला ने फिर अंगूठी फेंकना चाहा पर अंगूठी उसके हाथ में ही चिपक गई। राधा बचाओ मेरी बहन, अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हें बहुत कष्ट दिया, तुम तो समझदार हो ना। राधा ने उसे क्षमा कर दिया और अंगूठी से प्रार्थना की कि वो वापस उसकी उंगली में आ जाए। अंगूठी राधा की उंगली में आ गई। दूसरे दिन ही दुर्गा जमींदार के घर राधा की शादी का प्रस्ताव लेकर गई। बड़ी धूमधाम से राधा की शादी मनीष से हो गई। परी की दी हुई अंगूठी ने राधा का जीवन खुशियों से भर दिया था। एक बार एक गांव में हीरा नाम का बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और उसकी छोटी बहन थी। वो मोची का काम किया करता था। उससे जो भी पैसा कमाता उसी से अपने परिवार का गुजारा चलता था। अरे भाई, जरा इस जूते को तो सिल देना, चलते हुए अचानक से फट गया। जी साहब, इसका तला अलग हो गया है, मैं अभी सील देता हूँ। अच्छा, थोड़ा जल्दी करो। हाँ, कितने रुपए लगेंगे ये बनाने में? वैसे तो 50 रुपए लगते हैं साहब, लेकिन अपनी इच्छा से जो दे दे। तभी वहाँ से दो व्यक्ति बात करते हुए गुजरते हैं और सभी का ध्यान उनकी बातों पर जाता है। तुमने सुना, कुछ दिनों से नेताजी गांव का दौरा करने आ रहे हैं। हाँ भाई, इसीलिए गांव में सफाई चल रहा है। रोज प्रधान के घर के आगे लोगों की बैठक लगी रहती है। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है, प्रधान सारे अच्छे काम तभी करते नजर आते हैं। कुछ नहीं भाई, ये सब भी एक दिखावा है। नेताजी प्रसन्न होकर कोई ना कोई इनाम घोषित कर देंगे, वो भी प्रधान की जेब में ही चला जाएगा। हीरा वहाँ बैठकर उन सब की बातें सुनते हुए चुपचाप अपना काम कर रहा था और सोचने लगता है, कोई भी आए, खैर हमें उससे क्या लेना देना। हमारे तो वही गरीबी के दिन और वही गरीबी की रात।
गरीब चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, ना तो उसके बारे में नेता सोचता है और ना सरकार। उस गांव का प्रधान बहुत ही लालची था। वो सरकारी काम के नाम पर पैसे ऐंठता और उससे अपनी जेब भर लेता था। उसने आज तक गांव या उसके गरीब लोगों के बारे में भी कभी नहीं सोचा। नेताजी का गांव के दौरे पर आना उसके लिए ऐसा ही एक पैसे ऐंठने वाला मौका था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अगले दिन सुबह प्रधान अपनी गाड़ी में आता है। ये तुम जितने भी लोगों ने सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगाई हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी खाली कर दो। नेताजी आएंगे और ये देखेंगे तो उनके सामने गांव की क्या इज्जत रहेगी। सभी लोग प्रधान के सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं। अगर वो अपनी दुकान वहां से हटा लेंगे तो फिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इस पर प्रधान गुस्सा होकर बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर शाम तक दुकानें नहीं हटी तो मैं तुम जैसे लोगों से अच्छी तरह से निपटना जानता हूँ। प्रधान गांव के लोगों पर ऐसे ही अपना रौब जमाता है। इस पर हीरा को गुस्सा आ जाता है और वो सभी के सामने अपने हक में प्रधान से बोलता है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इस पर प्रधान के आदमी गाड़ी से उतरकर आ जाते हैं और हीरा को मारने लगते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अब तुम्हारी सिर्फ दुकान यहाँ से नहीं हटेगी, बल्कि तुम इस गांव से भी निकाले जाओगे। ये बात सुनकर हीरा एकदम चौंक जाता है और परेशान हो जाता है। पता नहीं ये लोग और उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। प्रधान अपने आदमियों से कहकर हीरा का तुड़वा देता है और वे उसे धक्के मारकर गांव से निकाल देते हैं। कोई और है जो मेरे खिलाफ बोलना चाहेगा? इतना सब झेलने के बाद हीरा अपना सामान लेकर घर आता है और जो भी उसके साथ हुआ परिवार वालों को बताता है। वे ये सब बताते बताते रोने लगता है। कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करते। जिनका कोई नहीं था उनके भगवान होते हैं। हम गांव के बाहर पुराने वाले घर में जाकर रह लेंगे। तुम देखना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हीरा की माँ एक बहुत ही सहज स्वभाव की एवं पूजा पाठ करने वाली औरत थी। वो हीरा को समझा ही होती है कि तभी उन्हें अपने दरवाजे पर एक आहट सुनाई देती है और जब हीरा दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक बूढ़े बाबा खड़े होते हैं। घर पर कोई है क्या? थोड़ी सी भिक्षा मिल सकती है? उस बाबा की ऐसी बात सुनकर हीरा की माँ अंदर से जाकर जो कुछ भी थोड़ा उसके पास सामान बचा हुआ था भिक्षा के लिए ले आती है। लेकिन वो कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि बाबा के रूप में खुद देवता था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। ये लो, इस बाबा को भिक्षा देने के बदले तुम ये कुछ टमाटर के बीज रख लो। ये कोई साधारण बीज नहीं है। इससे तुम जो भी पेड़ लगाओगे और उससे जो भी चाहोगी वो सब मिलेगा। जी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अपने पुराने घर जाकर हीरा की माँ उस बीज को लगा देती है और कुछ ही दिनों में वो बीज टमाटर के पौधे में बदल जाता है। वो कोई आम पौधा नहीं था, बल्कि जादुई था। हीरा अब सामान ढोकर बाजार ले जाने का काम किया करता था। अगर ये पौधा जादुई है और ये बात वाकई सच है तो क्यों ना मैं इसे एक लकड़ी की गाड़ी मांग लूं। ऐसे मेरा भी काम आसान हो जाएगा। हीरा उस टमाटर के पेड़ के पास जाता है और उसे एक लकड़ी की गाड़ी मांगता है। तभी देखते ही देखते हीरा के आंगन में अपने आप एक लकड़ी की बड़ी सी गाड़ी आ जाती है। ये देखकर अब हीरा सोच में पड़ जाता है कि क्यों ना गाड़ी के साथ साथ मैं एक बेल भी मांग लूं। टमाटर के पेड़, लकड़ी की गाड़ी के साथ साथ मुझे एक बेल भी दे दो। जैसे ही हीरा टमाटर के पेड़ से बेल मांगता है, देखते ही देखते वहाँ एक बेल प्रकट हो जाता है। अब हीरा अपना सामान इसी बेल गाड़ी पर लाद कर शहर ले जाया करता था। ये गाड़ी वो बेल दोनों ही जादुई थे। कितना भी सामान लादने पर ना बेल थकता था और ना गाड़ी पर खरोच भी आती थी। ये लो, चारा खा लो। बैल गर्दन हिलाकर खाने को मना कर देता है। मैं तुम्हें 2 दिन से चारे खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अब तक एक दाना तक नहीं खाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि
जादुई होने के कारण तुम खाना खाए बिना ही रह सकते हो। जादुई टमाटर के पेड़ के आने के बाद हीरा की जिंदगी में सब सही चल रहा होता है। देखते ही देखते वो उस गांव, वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वो उस जादुई बैलगाड़ी की मदद से अपना व्यापार चारों तरफ फैला लेता है। साहब, आपको नेताजी ने खाने पर बुलाया है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जरूर उन्हें व्यापार सिलसिले में कुछ बात करनी होगी। अगले दिन जब हीरा नेताजी से मिलने जाता है तो वहाँ पर प्रधान भी मिलता है। प्रधान हीरा की कामयाबी देखकर जलने लगता है। इनसे मिलो प्रधान, ये शहर के जाने माने व्यापारी हीरा हैं। जी नेताजी, इन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रधान जलन के कारण मन ही मन सोचता है, ये जूते सिलने वाला मामूली सा मोची एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन प्रधान अपने कुछ आदमियों को लेकर हीरा के घर पहुंच जाता है। वो हीरा के घर किसी नेक इरादे से नहीं आया था। अभी तुम सबको मजा चकाता हूँ। बड़ा व्यापारी बनता था ना नेताजी के सामने, एक जूता सिलने वाला अब हमारी बराबरी करेगा। लेकिन जैसे ही प्रधान हीरा के घर के अंदर पांव रखता है, वो जोर से गिर जाता है। उसके बाद बेल अपनी रस्सी से खुल जाता है और प्रधान और उसके आदमियों को मार मार कर बुरा हाल कर देता है। वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। उस टमाटर पेड़ ने ही हीरा, उसके परिवार की जान बचा ली थी। कुसुमपुर गांव में किशोरी लाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो अपने खेतों में उगे ड्रैगन फ्रूट को ठेले पर बाजार ले जाकर बेचा करता था। किशोरी लाल के 2 संतान थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके बेटे का नाम शिवम था और बेटी का नाम सुरभि। उसकी बेटी सुरभि की गांव के प्रधान के बेटे के साथ शादी तय हुई थी। एक बार किशोरी लाल ने अपनी बेटी सुरभि को बुलाया और उससे कहने लगा, बेटी, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? पापा, मुझे तो बहुत सारी चीज चाहिए, जैसे ढेर सारे कपड़े, जेवर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बने। ठीक है मेरी बेटी, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। पर पिताजी, इन सब में तो ढेर सारे पैसे लगेंगे। इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? अरे, तू इसकी चिंता क्यों कर रही है? तुम्हारी शादी के लिए तो मैंने पहले से ही पैसे जोड़ के रखे हैं। विवाह में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर सुरभि मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। उसी गांव में दीपेश नाम का लड़का रहता था। शिवम और दीपेश की जरा भी नहीं बनती थी। वो दोनों हर वक्त लड़ते थे। कुछ दिनों पहले ही दोनों की लड़ाई हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए दीपेश मौका ढूंढ रहा था और इधर देखते ही देखते सुरभि की शादी का दिन करीब आ रहा था। अब शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता कहती है, सुनिए जी, आपने बैंक में जो पैसे जोड़े हैं उसको जाकर निकाल लाइए ना, ताकि विवाह की तैयारी शुरू की जा सके। हाँ, तुम ठीक कहती हो, कल ही मैं बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा। अगले दिन किशोरी लाल पैसे लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी बाहर खड़ा उसका बेटा शिवम कहता है, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था। तुझे कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये बात वहाँ खड़ा दीपेश का मित्र कमलेश सुन लेता है और दीपेश को जाकर सारी बातें बताता है। कमलेश, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। कमलेश, कैसा हो अगर हम शिवम के पिता से सारे पैसे छीन लें? ये शादी तो रुक ही जाएगी। ऊपर से उस शिवम और उसके परिवार की भरी सभा में पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तूने। चल, चलते हैं। ऐसा कहकर दीपेश और उसका मित्र दोनों मुंह पर कपड़ा बांधकर किशोरी लाल के पीछे जाते हैं। किशोरी लाल बैंक से पैसे निकालकर अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी दीपेश और उसका दोस्त पीछे से आते हैं और किशोरी लाल के हाथ से पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। किशोरी लाल उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों बहुत तेजी से भाग जाते हैं। तब किशोरी लाल जोर जोर से रोते हुए कहता है, भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? उधर किशोरी लाल के घर पर खुशी का माहौल छाया हुआ है। किशोरी लाल रोते रोते अपने घर पहुंचता है।
किशोरी लाल को ऐसी हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं और किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता घबराती हुई उससे पूछती है, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप इतना रो क्यों रहे हो? लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लुट गए? आप ये क्या कह रहे हो? मैं बैंक से पैसे लेकर आ ही रहा था कि दो लुटेरे मेरे पैसे लेकर भाग गए। हे राम, ये क्या हो गया? अब हमारी सुरभि की शादी कैसे होगी? कुसुमलता के चिल्लाते ही मेहमानों में हलचल मच गई और जैसे ही मेहमानों को सारी बातें पता चली वो सारे अपने अपने घर चले गए। चारों तरफ गम का माहौल छा गया। किशोरी लाल से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो बाहर निकलकर अपने खेत की तरफ आ गया। किशोरी लाल वहां बैठकर जोर से रोता रहता है। तभी अचानक खेत से आवाज आती है, किशोरी लाल, किशोरी लाल। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, पर जब उसने चारों तरफ नजर घुमाया तो आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे एक ड्रैगन फ्रूट दिखाई देता है। किशोरी लाल, मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें शायद याद ना हो, पर कुछ दिन पहले तुमने एक भिखारी को भरपेट भोजन करवाया था। वो कोई भिखारी नहीं बल्कि एक महात्मा साधु थे। तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप वो मुझे तुम्हारे खेत में छोड़ कर गए हैं। और मुझे कोई साधारण ड्रैगन फ्रूट समझने की भूल मत करना। मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। पर तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो और मिट्टी के बर्तन में रख दो। ऐसा करते ही वो मिट्टी का बर्तन सोने में बदल जाएगा। तुम उन्हें बाजार में बेच देना। उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना। किशोरी लाल जादुई ड्रैगन फ्रूट की बातें सुनकर खुश हो जाता है। उसको अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को कमरे में बुलाकर सारी बातें बताता है। फिर घर के सारे मिट्टी के बर्तन एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक करके सारे बर्तनों में जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखता है। जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखते सारे मिट्टी के बर्तन सोने के बन जाते हैं। किशोरी लाल की पत्नी ये देखकर दंग रह जाती है। किशोरी लाल दोबारा सभी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और अपने घर पर फिर से शहनाया बजने लगती है। फिर से चारों तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है। किशोरी लाल और शिवम सुरभि की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं और सुबह शिवम खुशी खुशी अपने बहन को विदा कर देता है। उसकी बहन को विदा करते देख दीपेश हैरान रह जाता है। उसे तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था और वो खुले मुंह हैरान होकर देखता ही रह गया।